नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास के संबंध में हम वार्ताएं कर रहे थे और पिछली कुछ कक्षाओं में हमने राजस्थान में होने वाले जो जनजातीय आंदोलन है उनके बारे में अध्ययन किया था और उस संबंध में हमने जो मेर जनजाति है, मीणा जनजाति है, उनके बाद फिर हमने भील जनजाति है उसके बारे में हमारा अध्ययन हो रहा था। और जो दो कक्षाएं हमारी पिछली, उसमें हमने जो भीलों की जो भौगोलिक स्थिति है, उनकी ऐतिहासिकता है, उनके जो आंदोलन के कारण है, यहाँ तक कि जो उनके आंदोलन के विभिन्न चरण होते हैं, उसमें जो पहला चरण स्वयं स्फूर्त चरण होता है, जिसमें 1800 से लेकर सन 1900 के बीच में जो आंदोलन की घटनाएं हुई है, चाहे वो पड़ोना हो, बारापाल हो, देवलपाल की घटनाएं हो, कोटला, खेरवाड़ा, जितने भी स्थान हमने पढ़े हैं, जितने भी स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। फिर हमने जब इससे भील आंदोलन की शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि सन 1900 के बाद में भीलों के एक प्रकार से संगठित आंदोलन हमें नजर आते हैं और वो संगठित आंदोलन का प्रारंभ गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ, जिसकी पूर्णता फिर आपके मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था। तो जो भीलों के संगठित आंदोलन का जो पहला केंद्रीय बिंदु है गोविंद गिरी जी, जिन्होंने सभा की स्थापना की है, भगत आंदोलन चलाया है, उस भगत आंदोलन और केंद्रीय बिंदु गोविंद गिरी जी के बारे में हम यहाँ पर इस कक्षा में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक बात आप यहाँ ध्यान रखें विद्यार्थियों कि जब आप गोविंद गिरी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ समस्याएं आती है। जैसे आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आप सामान्यतः क्या करते हो कि गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में जो 4-5 घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की तारीखें आप याद कर लेते हो और उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई है सामान्य बात पढ़कर चले जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपने गोविंद गिरी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ये इतिहास के साथ तो धोखा है ही है, आप अपने आप के साथ भी धोखा कर रहे हैं। अगर गोविंद गिरी जी को केवल आप तथ्य या फैक्ट के रूप में पढ़कर जाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात है नहीं, कोई वैज्ञानिक विधि भी नहीं पढ़ने की। आप गोविंद गिरी को एक अवधारणा के रूप में, एक विचार प्रक्रिया के रूप में अध्ययन करेंगे तो शायद इनके द्वारा किए गए जो कार्य है वो कार्य आपको समझ में आएंगे। आप इनको केवल और केवल जो जनजातीय वर्ग है, मीणा जो आपके माफ कीजिए जो भील वर्ग है, उन तक ही सीमित नहीं रखें। उनकी जो सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके जो सामाजिक और धार्मिक आदर्श हैं, जो बाद में राजनीतिक और आपके आर्थिक अधिकारों की ओर चले गए हैं, उन सारी घटनाओं को एक प्रक्रिया के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जब आप इन टॉपिक के सारे आयाम पढ़ लेंगे तो फिर हमारे वनडे एग्जाम हो, चाहे आरएस मेन जैसे एग्जाम हो, जिसमें हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ते हैं, सभी के सभी प्रश्न को आप छूने का प्रयास कर सकते हैं। हम जब गोविंद गिरी के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन से आयाम हम लेकर चलेंगे, सबसे पहले हमें इनके जो प्रारंभिक जीवन है उनकी चर्चा करेंगे। अब प्रारंभिक जीवन पढ़ने से फायदा ये होता है कि आप जिस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं उनका उठाव किस प्रकार से हुआ है, उनका जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार संघर्ष से वो एक सामान्य व्यक्ति से एक आपके महान व्यक्तित्व बनने की ओर जा रहे हो, सारी प्रक्रियाओं को आप तभी समझ पाएंगे जब आपके उस व्यक्तित्व के प्रारंभिक जीवन के बारे में आपकी नॉलेज अच्छी हो। प्रारंभिक जीवन के बाद में जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो आपके शिक्षाएं बोल दीजिए या फिर इनकी जो मान्यताएं हैं या जो इनके आदर्श हैं, वो आदर्श हमें पढ़ने पड़ेंगे। और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके आरएस मेन से पूछे जाते हैं। आजकल तो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो प्रश्न पत्र होते हैं जिसमें कथन और कारण आते हैं, तो वहां पर भी ऐसे प्रश्न बनने की आपकी संभावना रहती है। फिर जो अगला हमारा जो इनसे जुड़ा टॉपिक होगा वे होगा आपके संप सभा और भगत पंथ। इनके बारे में पढ़ेंगे। भगत पंथ बोल दीजिए, चाहे फिर आप भगत आंदोलन बोल दीजिए, और ये सारी चीजें हम जो फैक्ट थोड़े से ज्यादा, इसमें तथ्य थोड़े से ज्यादा है, वो यहाँ पर पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद में ब्रिटिश जो औपनिवेशिक सत्ता है, किस प्रकार से इनके आंदोलनों का दमन किया है, किस प्रकार से मानगढ़ हत्याकांड हुआ है 17 नवंबर 1913 को, वो सारी बात हम जानने की प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दमन इनकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनका हुआ है ब्रिटिश सरकार द्वारा। वो सारी चीजें इस आयाम में देखेंगे। सबसे अंत में हमें जो गोविंद गिरी है उनकी उपलब्धियों को देखेंगे और ये उपलब्धियां वर्तमान में किस प्रकार से प्रासंगिक बनी हुई है वो हम चीजें यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो जब आप ये सारे आयाम पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से फिर कोई भी आपके जो टॉपिक है इनसे जुड़ा हुआ, गोविंद गिरी से जुड़ी कोई बातें हैं वो अधूरी नहीं रहेगी। और इस प्रकार से पढ़ने के फायदा ये होगा कि आप कोई भी एग्जाम हो, अगर उनमें सामान्य बातें आती है, सामान्य प्रश्न बनते हैं, थोड़े से हार्ड लेवल के भी प्रश्न बनते हैं, तो आप उन प्रश्नों को अटेंड करने के लिए अपने आप को काबिल महसूस करोगे। और अगर आपने केवल ये जो सारी चीजें छोड़ दी है, केवल ये समसभा, भगत पंथ, भगत आंदोलन पढ़कर चले गए और फिर आप अपना आप को समझते हो कि हमने इतिहास में सारी बातें पढ़ ली है, तो ये बड़ा ही मूर्खता वाला काम हो जाएगा। इस समसभा से पहले भी खूब सारे आयाम हैं, इनके पश्चात में खूब सारे आयाम हैं,
सब चीजें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें हमारी सही तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इनके प्रारंभिक जीवन की बात करूं, तो अगर प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे तो इनका जन्म 1858 में हुआ था। वर्तमान का जो जिला है आपके डूंगरपुर, और डूंगरपुर जिले के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा गांव है बेड़सा गांव। बेड़सा गांव के अंदर जो बंजारा परिवार है, उस बंजारे परिवार के अंतर्गत आपके इनका जन्म हुआ था। सोचने वाली ये बात है विद्यार्थियों कि एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्तित्व है जिसने कुछ मालवा क्षेत्र, कुछ आपके गुजरात के क्षेत्र और राजस्थान की दक्षिणी रियासतों के अंदर अपना प्रभाव किस प्रकार से छोड़ा है, एक अविस्मरणीय प्रक्रिया है। एक सामान्य बंजारे परिवार से आने वाले, एक सामान्य कुल से आने वाले व्यक्तित्व ने कैसे न केवल भीलों के बल्कि भारतीय और राजस्थान की राजपूताना की राजनीति को, वहां के समाज, वहां के धर्म को, वहां के आर्थिक और वहां के राजनीतिक और प्रशासनिक पक्ष को प्रभावित किया है, उसको परिवर्तित करने का काम किया है। ये हम तभी समझ पाएंगे जब इनकी सारी बात हम सीखते हैं। तो प्रारंभिक जीवन का बेड़सा गांव में गुजरा है और ये बंजारे परिवार से थे। आर्थिक स्थिति इनकी कोई मजबूत नहीं थी, आर्थिक रूप से थोड़े से पिछड़े हुए थे, और उसी दौरान इनके जो बच्चे हैं और जो इनकी पत्नी है उनका आपके देहांत हो जाता है। एक प्रकार से सामाजिक रूप से ये व्यक्ति तो टूट जाते हैं, और जब व्यक्ति सामाजिक रूप से या पारिवारिक दृष्टि से टूटता है तो सामान्य सी बात है उसका ध्यान जिस ओर जाता है वो आपके आदर्श होता है, आपके आध्यात्मिकता। हम भी देखते हैं कि वर्तमान में जब कोई व्यक्ति सामाजिक या पारिवारिक दृष्टि से टूटता है तो सबसे पहले वो आध्यात्मिक पक्ष की ओर जाने का प्रयास करता है ताकि उसको आधार मिले। तो इन्होंने भी आध्यात्मिकता रास्ता चुना। जो कोटा और बूंदी क्षेत्र के एक महंत थे राजगीर जी, और राजगीर जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। एक तरह से हम कह सकते हैं कोटा बूंदी अखाड़े के जो महंत थे राजगीर जी, उनके शिष्य बन गए, और शिष्य बनने के बाद भी इन्होंने अपना जो आध्यात्मिक पक्ष से आपके मजबूत किया। इसी दौरान विद्यार्थियों सन 1881 के अंतर्गत इनकी मुलाकात दयानंद सरस्वती जी से हुई। और दयानंद सरस्वती जी का नाम आप जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं और उसमें भारत में होने वाले जो सामाजिक और धार्मिक सुधार है तो उसमें एक मुख्य सामाजिक धार्मिक सुधारकर्ता के रूप में पढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनकी मुलाकात 1881 में गोविंद गिरी जी से हुई थी। और दयानंद सरस्वती जी से उन्होंने दो चीजें सीखी, एक तो आपके स्वदेशी और दूसरा आपके शुद्धि आंदोलन। तो जो आपके गोविंद गिरी का जो स्वदेशी आपके विचार है, शुद्धि आंदोलन का विचार है, वे आपके दयानंद सरस्वती जी से आपके प्रभावित था। अब यहाँ पर स्वदेशी का क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, केवल वस्तुएं खरीद अपने देश में बनी हुई खरीदना ही स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी का मतलब हो गया विचार हमारे स्वदेश के होने चाहिए। हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, हमारे जो सोचने और विचारने का तौर तरीका है, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है उसमें हमारे देश की भूमिका होनी चाहिए। हमारे विचारों में हमारे देश की बनी हुई वस्तुएं, हमारे देश के अंदर निर्मित विचार होने चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं स्वदेशी। शुद्धि आंदोलन से तात्पर्य हो गया कि गोविंद गिरी जी का मानना था कि जो भील है उनमें कई सारी कुरीतियां आ चुकी है, और कई बार जो आपके अंग्रेज होते थे वो भीलों को लाभ और लालच देकर उनके धर्म को परिवर्तित कर देते थे। और गोविंद गिरी जी इस सारी प्रक्रियाओं को रोकना चाहते थे। वो भीलों के सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को अंत करना चाहते थे और उनके अंदर होने वाले धार्मिक परिवर्तनों को रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन का आपके समर्थन किया। तो जो शुद्धि आंदोलन और जो स्वदेशी का जो विचार है, ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी से गोविंद गिरी ने सीखा था। जब इनका आध्यात्मिक मजबूत हो गया तो उन्होंने बेड़सा गांव के अंदर ही अपनी धुनी स्थापित की। तो यहाँ पर धुनी का मतलब हो गया वो उनका एक प्रतीक, उनका प्रमुख स्थल, जहां को उन्होंने आधार बनाकर अपने विचारों को दूर दूर क्षेत्रों में प्रसारित करने का काम किया। एक प्रकार से उनके आंदोलन का जो प्रारंभिक केंद्रीय बिंदु था, आध्यात्मिक केंद्रीय बिंदु, वो आपके बेड़सा गांव था। और इन्होंने अपने विचारों को एक प्रकार से विस्तारित करने के लिए सफेद रंग के ध्वजा का प्रयोग किया। आप सभी जानते हैं जो आध्यात्मिक जो आपके विचारक होते हैं तो कोई ना कोई ध्वज होता ही है, और गोविंद गिरी जी की जो ध्वज था वो सफेद रंग का था। इसके पीछे उनका ये विचार था कि सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। भीलों के क्षेत्र में शांति स्थापित करना चाहते थे और उनमें एक प्रकार के शांति के संदेश देना चाहते थे। उन्होंने सफेद रंग का यहाँ पर चुनाव किया। जो आपके गोविंद गिरी जी के जो शिष्य होते हैं वो शिष्य विद्यार्थी आपके भगत कहलाते हैं, और इस भक्तों से ही, इनके शिष्यों से ही जो नया पंथ विकसित हुआ उसी पंथ को बोलते हैं विद्यार्थी आपके भगत पंथ। और फिर भगत पंथ के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को विद्यार्थी हम भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था भीलों के अंदर आई हुई कुरीति को समाप्त करना, उनके सामाजिक और धार्मिक उनके जो
उन्नति है उसको बढ़ाना, और उसके बाद में जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा तो फिर इसका उद्देश्य हो गया बिलों के जो राजनीतिक और आर्थिक अधिकार हैं उनके लिए संघर्ष करना। बिलों के अंतर्गत प्रेम को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए सन 1883 को, यह तारीख थोड़ी सी महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखेंगे। सन 1883 को उन्होंने जिस सभा की गठन किया उस सभा का नाम था सम सभा। तो सम सभा का गठन 1883 में हुआ है और संगठनकर्ता आपके गोविंद गिरी जी हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य बिलों के अंदर आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना, उनके अंदर प्रेम भावना को बढ़ावा देना है। खूब सारे एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा गया है, सम सभा का गठन कब हुआ है, इसके संगठनकर्ता कौन है, सामान्य सी बात है और रटेंगे नहीं। अब प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल सरल है। अब बच्चे रटते हैं, डेढ़ सा गांव रटते हैं, फिर उनका जन्म रटते हैं, किस परिवार में जन्म वो रटते हैं, भगत पंथ किसने चलाया वो रटने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से इनमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको रटा जाए, बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 4-5 बार पढ़ेंगे तो फिर किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी विषय वस्तु 4-5 बार पढ़ लिया जाता है तो फिर वो आपके अंदर विचार के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार इसको पढ़ें। तो यहाँ पर हमने खूब सारे फैक्ट भी हो गए, जन्म हो गया, बेड़सा गांव हो गया, जो आपकी सम सभा की स्थापना होगी, भगत, फिर भगत पंथ और फिर भगत आंदोलन किस प्रकार चला, वो सारी बात हमने यहाँ देखी है। एक यहाँ पर एक चीज और आप नोट करेंगे, एक बार आपके सवाल पूछा गया था कि गोविंद गिरी जी के प्रमुख शिष्य कौन है, तो एक नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे, सुरजी भगत। ये इनके भगत है, मतलब एक प्रकार उनके भक्त, एक प्रकार से उनके शिष्य। जो सुरजी भगत है वो गोविंद गिरी जी के आपके प्रमुख शिष्य हैं। एक और व्यक्तित्व है इनसे जुड़ा हुआ जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है, पुंजाधीर। जब गोविंद गिरी जी ने मानगढ़ क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक मांगों को लेकर, सुधारों को लेकर आंदोलन किया था, उसके बाद में 1913 के आसपास, 17 नवंबर 1913 के आसपास मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। तब आपके गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार किया गया था। गोविंद गिरी जी को तो प्रारंभ फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन गोविंद गिरी जी के साथ जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला था, वो आजीवन कारावास जिस व्यक्तित्व को मिला था वो थे आपके पुंजाधीर। तो सुरजी भगत और पुंजाधीर दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आपके गोविंद गिरी जी का सहयोग किया है। सुरजी भगत का संबंध सामाजिक और आर्थिक सुधारों से ज्यादा है और पुंजाधीर का संबंध आपके राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से ज्यादा है। हालांकि ऐसे प्रश्न पूछते नहीं, केवल व्यक्तित्व के बारे में पूछते हैं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमने गोविंद गिरी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके बारे में थोड़े समय यहाँ पर विचार करते हैं। गोविंद गिरी जी की जो शिक्षाएं हैं, यह हम कह सकते हैं कि उनकी जो मान्यताएं हैं या उनके जो आदर्श हैं, उनकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। देखिए विद्यार्थियों, हमारे दिमाग में कई बार ये बात आती है कि सर क्या ऐसी शिक्षाएं, मान्यताएं, आदर्श पूछे जाते हैं? तो आरएस मेन जैसी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न ही बनते हैं और ऐसे प्रश्नों की बनने की संभावना ही ज्यादा होती है। वहां आपसे ये नहीं पूछेंगे कि गोविंद गिरी जी का जन्म किस परिवार में हुआ, ऐसे प्रश्नों की संभावना है नहीं विद्यार्थियों। तो वहां तो जो उस टॉपिक का जो मूल तत्व है, जैसे हम गोविंद गिरी जी के बारे में पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का पूरा मूल तत्व गोविंद गिरी जी की शिक्षाएं हैं, उनके आदर्श हैं, उन आदर्शों को समाज पर क्या प्रभाव पड़ा वो है उसका मूल तत्व। तो ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। वर्तमान में अगर हम देखेंगे अधीनस्थ बोर्ड के या फिर आरपीएससी पेपरों का जो पैटर्न देखेंगे, जहां पर थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि जो स्तर अच्छा हुआ है और वहां पर कथन कारण वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उस स्थिति में भी इस प्रकार की मान्यताएं, आदर्शों या शिक्षाओं से जुड़े प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। तो एक एक करके हम जो गोविंद गिरी जी के जो आदर्श हैं, उनकी जो मान्यता है, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो उनकी आदर्श या जो उनकी मान्यता है वो ये थी कि इन्होंने मांस और मदिरा दोनों का सेवन करने पर रोक लगाने का काम किया। उन्होंने दिलों से आह्वान किया, वहां के जन समूह से आह्वान किया कि जो मांस और मदिरा है, जिससे समाज की दुर्गति होती है, व्यक्तिगत जीवन की दुर्गति होती है, सभी भील समुदाय के लोगों को, जो भी भगत पंथ के आपके समूह में शामिल हुए हैं, उनको इन दोनों से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। तो उनकी जो पहली मान्यता है, जो पहला आदर्श है वो यही था कि मांस और मदिरा से स्वयं को अलग कर लेना। दूसरी उनकी शिक्षा थी कि जो आपके समाज के अंदर जो प्रेम है, जो भाईचारा है, उसको बढ़ाने का काम किया जाए। आपसी संबंध हो, चाहे वो सामाजिक संबंध हो, चाहे वो धार्मिक संबंध हो, उनको मजबूत करने का काम किया जाए। ये इनकी दूसरी आपकी शिक्षाएं थी। तीसरी जो इनकी शिक्षा थी वो आर्थिक तत्व से जुड़ी हुई थी। इनका मानना था कि हमें आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए, उस धन का हमें संग्रहण नहीं करना चाहिए। इनका ये मानना था कि जितनी हमारी आवश्यकता है, अगर उससे अधिक हमारे पास धन है तो उस धन का समाज के सदुपयोग के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि केवल उसका अपने पास रखकर आपके उसका संग्रहण करें। इन्होंने बिलों के अंतर्गत जो एक ईश्वर की धारणा है,
एकेश्वर की धारणा है उसको बढ़ाने का काम किया। ये इनका आदर्श रहा था और उन्होंने अपनी बात अन्य लोगों तक पहुंचाई भी थी। इनका ये मानना भी था कि हमें एक ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। उनका अब वो एक ईश्वर कौन होगा ये उन्होंने बात नहीं बताई। उनका कहना था कि सभी ईश्वर के जो मूल तत्व हैं वो एक ही है। सभी लोग जिस प्रकार के अलग अलग देवताओं के मानते हैं उनका मूल तत्व, उनका केंद्रीय तत्व एक ही है। हमें एकेश्वरवाद की ओर जाना चाहिए। तो एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने की धारणा उन्होंने आपके स्वीकार की थी। अगली जो उन्होंने शिक्षाएं दी थी वो थी हत्याएं नहीं करना। यानी कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई पशु पक्षी या कोई भी मानव है, अगर उनकी हत्याएं हो रही है तो उन हत्याओं से अपने आप को दूर रखें, इस प्रकार की हत्याओं के घटनाओं में शामिल नहीं हुए और उन हत्याओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। एक और उनकी जो आदर्श था, उनकी जो शिक्षाएं थी कि झूठी गवाही नहीं देना। झूठी गवाही से क्या होता है, सामाजिक और जो धार्मिक ताना बाना होता है, समाज की जो समरसता होती है उसमें खटास आती है और सामाजिक समरसता आपके समाप्त हो जाती है। अगर हमें झूठी गवाही नहीं देंगे, हत्याओं में शामिल नहीं होंगे, एक ईश्वर में आस्था रखेंगे, धन का संचय नहीं करेंगे, प्रेम को बढ़ावा देके मांस मदिरे का सेवन नहीं करेंगे, तो समाज के अंदर एक सकारात्मकता आएगी। समाज का जो आपके निरंतर जो पतन हो रहा है उसको रोकने का काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि कौन कौन सी शिक्षाएं, कौन कौन सी मान्यताएं आपके गोविंद गिरी ने देने का आपके काम किया। अब विद्यार्थियों, बात यह नहीं कि उन्होंने शिक्षाएं कौन सी दी है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन शिक्षाओं का उस समय क्या असर हुआ। जब गोविंद गिरी उस समय मौजूद थे तो गोविंद गिरी के समय, जब उन्होंने ये गोविंद गिरी के समय जो उनके द्वारा शिक्षाएं दी गई थी, उन शिक्षाओं का उस समय के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके खुद के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो टॉपिक और आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे जो पहला परिवर्तन हुआ वो गोविंद गिरी जी के स्वयं की भूमिका में हुआ। एक सामान्य से बंजारे परिवार से आने वाले व्यक्ति जब उसने इस प्रकार के आदर्श रखे, इस प्रकार की शिक्षाएं दी, इस प्रकार की उन्होंने मान्यताएं लोगों के सामने रखी, तो उनकी खुद की भूमिका बदल गई। अब वो एक प्रकार के बिलों के सामाजिक और धार्मिक मुखिया बन गए। एक प्रकार से सामाजिक और धार्मिक नेता बनने का काम उनकी इन्हीं शिक्षाओं ने किया है। लोगों को लगा कि हमारे समाज के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आया जो हमारे समाज और हमारे धर्म को बदलने का प्रयास कर रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे धर्म और हमारे समाज को मजबूत करने का काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। तो 1900 से पहले जहां हम देखते हैं बिलों के क्षेत्र में कोई केंद्रीय नेता का अभाव है, लेकिन सन 1900 के बाद में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के आधार पर गोविंद गिरी जी की भूमिका केंद्रीय तत्व के रूप में आ गई है। अब वो एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं रहे, वो एक अब सामाजिक और धार्मिक नेता बन चुके। तो बिलों का जो एक प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व है, उस केंद्रीय नेतृत्व को चलाने वाला काम अब आपकी गोविंद गिरी जी करेंगे। तो गोविंद गिरी जी की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमें ये दिखाई देता है कि खुद गोविंद गिरी की भूमिका बदल चुकी है। दूसरी ये बात हो गई कि उस समय के जो आपके सामंती सरकार है या फिर उस समय की जो औपनिवेशिक सत्ता है, उसको आबकारी विभाग है, उस आबकारी विभाग को नुकसान होने लगा, क्योंकि गोविंद गिरी जी ने आह्वान किया था कि हमें मदिरे का सेवन नहीं करना। और जो औपनिवेशिक सत्ता है, जो आपके सामंती सत्ता है, वो बिलों के अंतर्गत इस प्रकार की शराब की बिक्री को बढ़ावा देते थे ताकि उनको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो। और दूसरी ओर उसका विरोध गोविंद गिरी जी कर रहे हैं, जो बिलों को मांस और मदिरा से दूर रखने का काम कर रहे हैं। अब इसका फायदा ये हुआ कि बिलों के जो नैतिक उत्थान का कार्य तो वही हुआ है, दूसरी ओर ब्रिटिश सत्ता जो आपके सामंती सत्ता है उसको आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान भी हुआ है। तो दूसरा आपके इन शिक्षाओं का परिणाम हमें यह नजर आता है। तीसरा ही परिणाम ये हुआ कि उस समय जितने भी जो सामंत हैं, जितने भी जो उस समय के जो जागीरदार हैं, जो आपके भील क्षेत्र में निवास करते थे, उनको ऐसा लगने लगा कि हमारी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई तत्व उभर कर आ रहा है। गोविंद गिरी से पहले आपके जो जागीरदार सामंत थे वो इस बात को आश्वस्त थे कि भील कितने बड़ा विद्रोह कर दे, लेकिन उनके विद्रोह से हमारी सत्ता को कोई आपकी चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि जगह जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग समय पर आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग लोगों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। वो आंदोलन असंगठित है, गैर रचनात्मक है। तो थोड़े समय के लिए वो आंदोलन उठेंगे लेकिन उनका दमन कर दिया जाएगा। लेकिन गोविंद गिरी के आने के बाद में इन सामंतों और जागीरों को लगा कि उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई दूसरा वर्ग, कोई दूसरी सत्ता आपकी मौजूद हो रही है। पहली बार ये उनको महसूस कराने वाला काम भी किसने किया? गोविंद गिरी ने। और ये कब महसूस हुआ? जब उन्होंने इस प्रकार की शिक्षाएं दी और इस प्रकार की शिक्षाओं को लोगों ने स्वीकार किया। इन शिक्षाओं का देखिए, जितनी भी शिक्षाएं हैं, ये सारी की सारी शिक्षाओं का आधार विद्यार्थियों सामाजिक और धार्मिक है। इनका राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से हमें सीधे रूप से कोई हमें संबंध नजर नहीं आता है, लेकिन जब लोग सामाजिक और धार्मिक रूप से एकजुट हुए, उनमें सुधार आया, तब उनके संगठन बने। और जब व्यक्तियों के संगठन बने तो उस संगठन ने फिर बिलों के लिए राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक अधिकारों की मांग की। तो हम कह सकते हैं जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में होने वाले बदलाव है, उस बदलाव ने ही राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया।
ऐसा नहीं कि गोविंद गिरी जी उठे हैं और उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग कर ली है, ऐसा संभव भी नहीं था। अगर वो ऐसा करते तो उनको आंदोलन को उसी समय शांत कर दिया जाता। उन्होंने एक प्रकार से नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हुए पहले लोगों को सामाजिक और धार्मिक रूप से एकजुट करने का काम किया, उनके समाज, उनके धर्म का उत्थान करने का काम किया। जब लोग एकजुट हुए, जब लोग शिक्षित हुए, जब लोगों की मान्यता उनके ऊपर बढ़ने लगी, तब उनके फिर इस संगठन ने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग की। तो राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग तब हुई जब वहां के लोग सामाजिक और धार्मिक रूप से उनके मजबूत होते गए। तो ये इनकी आपकी शिक्षाओं का फायदा है। आप क्या करते हो विद्यार्थियों, केवल उनकी शिक्षाओं को रटकर जाते हो। ये एक पक्षीय अध्ययन है, लेकिन उन शिक्षाओं को उस समय क्या प्रभाव पड़ा, जब आप इसका अध्ययन कर लेंगे तब जाकर कोई ना कोई टॉपिक आपको अच्छे समझ में आता है। आप एक काल्पनिक आपके दृश्य की कल्पना करें, आपने आरएस का एग्जाम पास कर लिया, आप इंटरव्यू बैठे हैं और इंटरव्यू लेने वाले पैनल से आपसे यही चर्चा कर ली कि गोविंद गिरी की शिक्षाओं का उस समय के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, खुद गोविंद गिरी की भूमिकाओं में क्या परिवर्तन आए उसके बारे में बताओ। तो जब आप ये पढ़कर नहीं जाओगे तो कोई आप उत्तर सही प्रकाश नहीं दे पाओगे। आप तो रटकर जाते हो, बेड़सा गांव, मानगढ़ हत्याकांड, भगत आंदोलन, सम सभा गठन कब हुआ, वो आंकड़े रटकर जाते हो। आप केंद्रीय तत्व को छोड़कर चले जाते हो। मूल तत्व तो यही है। जब ये पढ़ लेंगे तो वो आंकड़े कोई बड़ी बात नहीं, 7-8 बार पढ़ते हैं तो कोई भी 7वीं-8वीं क्लास का बच्चा भी किसी भी आंकड़े को रट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आप इन चीजों को समझे, आप इन विचारों को समझे। तो गोविंद गिरी की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं से समाज बदला है, उनकी खुद की केंद्रीय भूमिका बदली है। अब जैसे ये सारी घटनाएं हुई है तो जाहिर सी बात है उस समय की जो औपनिवेशिक सत्ता है, सामंती लोग हैं, वो चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया देंगे, किसी न किसी प्रकार से गोविंद गिरी उनके संगठन को रोकने का काम करेंगे। अब एक तरफ से तो गोविंद गिरी और उनका संगठन उभार की ओर है, और दूसरी तरफ से जो उनके विरोधी है, सामंती सत्ता या औपनिवेशिक सत्ता, ब्रिटिश सरकार जो उनकी विरोधी बढ़ रही है, वो उनको उभार को रोकने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है दोनों समूह के बीच में संघर्ष होगा। तो दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई घटनाएं घटित होगी। अब वो संघर्ष किस प्रकार से हुआ है और उस संघर्ष के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी है, उनकी हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करते हैं। सामंती सरकार ने गोविंद गिरी की जो शिक्षाएं हैं, गोविंद गिरी की जो बढ़ती आपके लोकप्रियता है, उसके खिलाफ कुछ प्रतिक्रियाएं दी है। उनकी लोकप्रियताओं को जो आपके हम कह सकते चरम बिंदु है, उनकी जो लोकप्रियता है उसको कम करने के लिए गोविंद गिरी की शिक्षाओं का प्रभाव उस समय के समाज पर नहीं पड़े, गोविंद गिरी जी को एक प्रकार से समाज के उत्थान के कार्य को रोकने के लिए जो उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए। सबसे पहले जो कार्य हुआ था उस समय वो हमें नजर आ रहा है सन 1908 को। तारीख याद नहीं रखें, केवल आप घटनाओं को आप पढ़ते जाएं, तारीख तो अपना याद हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1908 के अंतर्गत विद्यार्थियों जो उस समय की जो डूंगरपुर का जो आपका क्षेत्र था, और हम कह सकते हैं जो दक्षिण राजस्थान है, डूंगरपुर का जो जिस क्षेत्र में उनका आपका जन्म हुआ, जैसे बेड़सा गांव, तो बेड़सा ग्राम में जहां उनकी धूनी स्थापित हुई थी, और जिन क्षेत्र में गोविंद गिरी का प्रभाव था वो मुख्यतः आपके दक्षिणी राजपुताना था। और गोविंद गिरी का बेड़सा गांव और दक्षिणी राजपुताना दोनों क्षेत्रों में आने पर प्रवेश आपके निषेध कर दिया। एक प्रकार से रोक लगा दी गई कि गोविंद गिरी अब बेड़सा गांव सहित दक्षिणी राजपुताना क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका प्रमुख कारण यह था कि कहीं न कहीं उस समय के जो शासक हैं, कहीं न कहीं उस समय की जो सरकार है, इस बात को लेकर चिंतित थी कि गोविंद गिरी की वजह से उनको आर्थिक और आपके राजनीतिक नुकसान हो रहा है। कहीं न कहीं जो सामाजिक और धार्मिक उत्थान की प्रक्रिया है, उनके ब्रिटिशों के राजनीतिक और आर्थिक जो आपके अधिकार हैं, उनके जो लाभ है, उनको कम करने का काम कर रहे हैं। तो 1908 के अंतर्गत दक्षिणी राजपुताना, जिसमें बेड़सा गांव भी शामिल है, और इन क्षेत्रों में आने पर आपको गोविंद गिरी पर आपके रोक लगा दी गई। जैसे ये रोक लगी तो गोविंद गिरी आपके वर्तमान के गुजरात, जो आपके दक्षिणी राजपुताना से लगता क्षेत्र है, गुजरात के दो क्षेत्र हैं विद्यार्थियों, एक तो आपके ईडर और एक आपके सोत, इन दोनों क्षेत्रों में निवास करने लगे। क्योंकि राजपुताना में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो राजपुताना से जो भीलों का लगता क्षेत्र है गुजरात का, सोत और ईडर, वहां ये निवास करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी साथ नहीं रहे, ईडर और सोत क्षेत्र के अंतर्गत ही उन्होंने अपनी शिक्षाओं, अपनी मान्यताओं को बढ़ाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि जैसे ही उनका निष्कासन राजपुताना से हो गया है तो वो शांत हो गए हैं, नहीं है, क्षेत्र बदला है, विचार नहीं बदले, उनकी कार्यशैली नहीं बदली। जो काम वो दक्षिण राजपुताना में कर रहे थे वही काम अब आपके ईडर और सोत में करने लगे। एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे, उनकी शिक्षाओं और उनकी मान्यताओं को इतना असर हुआ कि जो ईडर क्षेत्र है और सोत क्षेत्र है, वहां पर 1908 के अंतर्गत भीलों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। ईडर राज्य का एक आपके भाग है पालपट्टा, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। ईडर राज्य के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है पालपट्टा क्षेत्र, और इस पालपट्टा क्षेत्र में गोविंद गिरी की शिक्षाओं की वजह से 1908 में भीलों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। ईडर राज्य के जो आपके मुखिया थे, उनको ऐसा लगा कि अगर इस
उभार को अगर नहीं रोका गया तो हो सकता है कि पालपट्टा सहित ईडर राज्य कहीं न कहीं भीलों के नियंत्रण में चला जाए। उनके अधिकार इस प्रकार से तेज गति से, उनकी मांगे इस प्रकार से तेज गति से बढ़ने लगी कि जो ईडर के क्षेत्र के जो शासक है वो भयभीत होने लगे, और अंत में जाकर आपके जो ईडर के जो शासक हैं, जो मुखिया है, उनको भीलों से एक समझौता करना पड़ा। और उस समझौते के अंतर्गत आपके भीलों के कई सारे जो आपकी मांगे हैं, वो मांगे चाहे राजनीतिक हो, चाहे आपके सामाजिक धार्मिक हो, आर्थिक मांग, कोई भी किसी प्रकार की मांगे हो, उनको स्वीकार किया गया। और एक प्रकार से 1908 में जब ये आपके आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के पश्चात पालपट्टा के जो आपके ईडर राज्य के अंतर्गत भाग है, वहां ये समझौता हुआ, तो हमें भीलों की पहली नैतिक विजय आपको दिखाई दे रही है। पहली बार किसी आपके व्यक्ति ने भीलों से समझौता किया है। उससे पहले जब भील आपके किसी प्रकार की मांग करते थे तो उस मांग को या तो सैनिक कार्रवाई से दबा दिया जाता था या फिर सामान्य तौर से मानकर बाद में उसको अस्वीकार कर दिया जाता था। लेकिन पालपट्टा के क्षेत्र में होने वाले जो ये आपके विद्रोह है, जो 1908 के आसपास हुआ है, जब आपके गोविंदगिरी निष्कासित थे दक्षिण राजस्थान से, और फिर पालपट्टा के क्षेत्र में भीलों के आंदोलन को रोकने के लिए इस प्रकार समझौता किया गया, भीलों की बातें मानी गई। ये एक प्रकार से भीलों के आपके नैतिक विजय थी। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 1910 के आसपास है ये जो आपके गोविंदगिरी है, उनका आगमन फिर से दक्षिण राजपूताना में होता है। 1908 से लेकर 1910 के मध्य एक प्रकार से निर्वासित जीवन जी रहे होते हैं, और 1910 के बाद में ये वापिस आपके दक्षिण राजपूताना को आते हैं। और ये 1910 में गलत लिख दिया, 1911 के आसपास ये आपके फिर से दक्षिण राजपूताना अंदर प्रवेश करते हैं। और इस बार जब वो दक्षिण राजपूताना प्रवेश करते हैं तो उनका उद्देश्य अभी व्यक्तिगत कार्यों की जगह आपके सांगठनिक कार्यों की ओर जाता है। उनका ये मानना था कि जब तक हम सांगठनिक कार्य नहीं करेंगे तब तक बार बार यही प्रक्रिया चलती रहेगी, मुझे निर्वासित कर दिया जाएगा, मुझे यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, और मैं अपनी बातों को, अपनी मांगों को सही प्रकार से लागू नहीं कर पाऊंगा। तो 1911 के बाद में जब फिर से आपके ये दक्षिण राजपूताना की ओर आते हैं तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए जो काम आपके भीलों के उद्धार में सहायक हुए हैं, तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले 1911 के बाद में उन्होंने जो सबसे पहला काम किया कि उन्होंने अपनी अब बात केवल सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के लिए नहीं रखी। अब उनकी बातें विद्यार्थियों आपके राजनीतिक और आर्थिक सुधार की ओर चली गई। हम देखते हैं कि 1911 से पहले वो सामाजिक सुधार की बात करते हैं, धार्मिक सुधार की बात करते हैं, लेकिन 1911 के बाद में जैसे वो दक्षिणी राजपूताना वापस आते हैं, अब उनकी मांग विद्यार्थियों राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि की ओर होगी। और उन्होंने फिर से अपनी धुनी विद्यार्थियों बेड़सा गांव में स्थापित कर दी गई है। पहले जब धुनी स्थापित कर दी गई थी तो 1908 में निष्कासित कर दिया गया था, तो फिर उस धुनी का इतना महत्व नहीं रहा, लेकिन जब वापस आए हैं तो उन्होंने फिर से अपनी धुनी बेड़सा गांव में स्थापित की है। और एक और उन्होंने यहाँ पर काम किया है, धुनी की रक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए, एक प्रकार के सैनिक नियुक्त किए। इन्होंने अपनी पिछली जो आपकी घटना उनसे सीख ली। उन्होंने देखा किस प्रकार से उनको अचानक निष्कासित कर दिया गया था, उनके सारे जो आपके संगठन उसे तोड़ने का काम किया था। अब उन्होंने उनसे सीख ली है और अपने शिष्यों की सुरक्षा के लिए, अपनी ध्वनि, अपने निशान की सुरक्षा के लिए, अपने संगठन की सुरक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त कर दिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपके गोविंदगिरी हैं, ये बेड़सा गांव के अंतर्गत समानांतर सरकार स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। समानांतर सरकार का मतलब हो गया कि एक तरफ तो दक्षिणी राजपूताना के अंदर शासकों और ब्रिटिश सत्ता शासन कर रही है, उनके समकक्ष दूसरी तरफ शासन करने का काम आपके भील कर रहे हैं, जिनका नेतृत्व आपके गोविंदगिरी कर रहे हैं। अर्थात राजाओं और ब्रिटिशों की सत्ता के समकक्ष एक और सत्ता स्थापित कर दी गई है, भीलों की सत्ता, जिसका नेतृत्व करने वाले कौन है विद्यार्थियों आपके गोविंदगिरी। तो समानांतर सरकारें बनाने का काम भी यहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे 1911 से पहले जहाँ वो सामाजिक और धार्मिक बात ज्यादा करते हैं, 1911 के बाद में वो सांगठनिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की आपकी बात करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ये जो क्रियाएं जो आपके गोविंदगिरी कर रहे हैं, ये भी आपके ब्रिटिश सत्ता को पसंद नहीं आएगी, उस समय के सामंती सत्ता को पसंद नहीं आएगी। और डूंगरपुर के शासक ने 1913 के आसपास फिर से आपके गोविंदगिरी को आपके गिरफ्तार कर लिया, एक प्रकार से उनको कैद कर लिया। और 1913 में गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार होने के बाद फिर से इनको निष्कासित कर दिया जाता है। और ईडर राज्य, मैंने पहले पढ़ा, ईडर गुजरात के अंदर आता है। और ईडर राज्य के एक गांव विद्यार्थियों आपके रोजंदा, ये थोड़ा सा नाम याद रखें, कई बार ये आपके गाइडों में खूब गाइडों में नाम दिया गया है, खूब किताबों में नाम आया हुआ है। 1913 के बाद जब निष्कासित किया जाता है गिरफ्तार करके, तब ये ईडर राज्य के जो रोजंदा गांव है वहां आपके शरण लेते हैं और वहीं से अपनी गतिविधियों को आगे आपके बढ़ाते हैं। कुछ समय के लिए ईडर राज्य में रुकते हैं। उसके बाद में जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, बांसवाड़ा क्षेत्र का एक छोटा सा भाग है विद्यार्थियों आपके मानगढ़, जो चारों ओर से पहाड़ियों से सुरक्षित है, प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित है। गोविंदगिरी को ये लगा कि बार बार हमारे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र पर ब्रिटिश सत्ता नियंत्रण कर लेती है,
सामंती सत्ता नियंत्रण कर लेती, तो मुझे कोई ऐसा स्थान चाहिए तो प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित हो, जहां हमारे जो संगठन है, हमारे जो शिष्य हैं, उनकी आपके सुरक्षा हो सके। तो मानगढ़ एक ऐसा क्षेत्र था तो प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित था, चारों ओर पहाड़ियां थी। तो 1913 के बाद में उन्होंने जिस स्थल को अपना केंद्रीय तत्व बना लिया, केंद्रीय शक्ति का प्रतीक बना लिया, वो क्षेत्र था विद्यार्थियों मानगढ़। और इन्होंने अपने पूरे जो आपके शिष्य हैं उनको आह्वान किया कि आप मानगढ़ की ओर आए, और उनके आह्वान का फायदा ये आप कह सकते हैं कि लाभ ये हुआ कि थोड़े समय में 4000 से अधिक भील आपके मानगढ़ क्षेत्र में आपके एकत्रित हो गए। तो अब हम देखेंगे कि जहां पहले बेड़सा गांव सामाजिक और धार्मिक तत्वों का केंद्रीय रूप था, वही अब हम देखेंगे राजनीतिक और आर्थिक मांगों और अधिकारों का जो केंद्रीय तत्व है वो कौन सा क्षेत्र बन गया विद्यार्थियों, आपके मानगढ़ बन गया। और मानगढ़ आपके गोविंदगिरी या भीलों की शक्ति का आपके एक प्रकार से केंद्र बन गया है। और इसी को केंद्र बनाकर गोविंदगिरी और उनके शिष्यों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, सामंती सत्ता को आपको चुनौती दी। 1913 के बाद में मानगढ़ पर आपके गोविंदगिरी और भीलों का आपके नियंत्रण हुआ है, और धीरे धीरे विद्यार्थियों आपके ये भील इस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते गए हैं। जब भीलों का आपके मानगढ़ की ओर प्रवेश हुआ तो उस समय जो सूत क्षेत्र है, मैं भी पढ़ा था कि सूत क्षेत्र आपके विद्यार्थियों गुजरात में, उस समय गुजरात का भाग था। सूत के जो थानेदार थे, जो पुलिस निरीक्षक थे, उनको ये बात लगी कि इतनी अधिक संख्या में भील मानगढ़ की ओर क्यों जा रहे हैं। जब उन्होंने इसके संबंध में आपके कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि भील सारे के सारे आपके मानगढ़ में एकत्रित होंगे, फिर गोविंदगिरी उनको निर्देश देंगे और उन्हीं निर्देशों के अनुसार भील दक्षिणी राजपूताना सहित गुजरात से लगते हुए क्षेत्र है वहां पर एक हमला करेंगे। ऐसे एक अफवाह आपके आसपास क्षेत्र में फैल गई थी, और इन अफवाहों की पुष्टि करने के लिए ही जो सूत के थानेदार है उन्होंने दो व्यक्तित्वों को मानगढ़ की ओर भेजा। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एक का नाम है आपके यूसुफ खान और दूसरा जो व्यक्तित्व है उनका नाम है गुल मोहम्मद। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। इन दोनों व्यक्तित्वों को सूत के पुलिस निरीक्षक के द्वारा मानगढ़ भेजा गया ताकि पता लगाया जा सके आखिरकार वहां हो क्या रहा है। और जब ये दोनों व्यक्तित्व मानगढ़ की ओर गए तो भीलों ने गुल मोहम्मद की हत्या कर दी और यूसुफ खान को बंधक बना लिया। बंधक बनाकर उनको पीटा गया, उनको मारा गया और अंत में एक प्रकार एक घायल अवस्था में उनको छोड़ दिया गया और उनके साथ संदेश पहुंचाया गया कि अब जल्द ही आने वाले समय में जो मानगढ़ है उसके आसपास के क्षेत्रों में भीलों की सरकार स्थापित होगी, भीलों का शासन स्थापित होगा। और जब इस प्रकार की घोषणा भीलों के द्वारा की गई तो उसी दौरान प्रतापगढ़ कुछ क्षेत्रों में भीलों ने हमला भी कर दिया था। हालांकि हमला असफल हो गया था। तब आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर और सूत के जो आपके शासक है, वहां के जो मुखिया है, उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई, उनके अंदर एक घबराहट पैदा हो गई कि कहाँ सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जो कहाँ अब राजनीतिक और आर्थिक आधार वाला आंदोलन बन चुका है जो उन्हीं की सत्ता को आपको चुनौती दे रहा है। अब आपके जो ये डूंगरपुर और जो चार क्षेत्र आप यहाँ ध्यान रखेंगे, डूंगरपुर, इसके बाद में आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में विद्यार्थी आपके ईडर और ईडर के बाद में आपके सूत, इनके जो मुखिया है उन्होंने ब्रिटिश सत्ता से आह्वान किया कि वह अपनी सेना सहित आपके ईडर, सूत, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक की उनकी सुरक्षा करें। उनके क्षेत्रों में जो भील सरकार स्थापित हो रही है, जो समानांतर सरकार स्थापित हो रही है, जो उन्हीं के लिए हानिकारक है, उनको रोकने का काम करें, उनका दमन करने का काम करें। और अब किस प्रकार से ब्रिटिश सत्ता आएगी, उनकी सेना आएगी और फिर कैसे भीलों और उनके बीच में संघर्ष होगा, उन संघर्षों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। भीलों का दमन करने के लिए जब आपके ब्रिटिश सेना बुलाई गई तो उस ब्रिटिश सेना के अंतर्गत कई प्रकार के विद्यार्थी आपकी सैनिक टुकड़ियां शामिल थी। इसमें सबसे पहले मेवाड़ भील कोर के सैनिक शामिल थे। उसके बाद में जो जाट रेजिमेंट है उनके सैनिक शामिल थे। कुछ सैनिक आपके राजपूत रेजिमेंट के थे और कुछ सैनिक विद्यार्थियों जो 104 वेलीजरी रेजिमेंट है उसके सैनिक यहाँ पर आए थे। तो ये सैनिक टुकड़ी आपको याद रखनी है। कई बार वनडे एग्जाम में ऐसी टुकड़ियों के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ ऐसे मेवाड़ भील कोर के जो ब्रिटिश सैनिक हैं, ब्रिटिश पदाधिकारी है, जिन्होंने इस पूरे आपके जो आक्रमण हुआ है उसका नेतृत्व किया है। जैसे एक ब्रिटिश सैनिक है आपके सटन, एक है आपके विद्यार्थी हैमिल्टन, स्टोकले और एस बेले। नामों को रटना नहीं है, याद रहे तो भी अच्छी बात है और नहीं रहे तो भी अच्छी बात है। सटन, हैमिल्टन, स्टोकले और एस बेले, इन्होंने विद्यार्थी क्या किया है, जो मानगढ़ क्षेत्र में जो ब्रिटिश सेना आई है, जिन्होंने एक प्रकार से आक्रमण किया है, हमला किया है, उसका नेतृत्व करता विद्यार्थी 4 ब्रिटिश पदाधिकारी थे। 17 नवंबर 1913 ये तारीख आप जरूर याद रखें। 17 नवंबर 1913 को जो ब्रिटिश सेना और जो आपके भील सेना उनका प्रत्येक संघर्ष हुआ मानगढ़ के अंदर।
और इस प्रत्येक संघर्ष में जहाँ भीलों के पास परंपरागत हथियार थे, ब्रिटिश सैनिकों के पास आधुनिक हथियार है, और सामान्य सी बात है आधुनिक हथियार के सामने परंपरागत हथियार नहीं ठहरते हैं। भीलों की पराजय हुई, ब्रिटिशों की जीत हुई। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में लगभग आपके 1500 जो भील सैनिक है उनकी निर्मम हत्याएं कर दी गई। 1500 भील हमारे यहाँ पर शहीद हुए। इसी घटना को इतिहास में विद्यार्थियों आपके मानगढ़ हत्याकांड के नाम से आपके याद किया जाता है। तो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ विद्यार्थियों? 17 नवंबर 1913 को। और इसका संबंध कहां से विद्यार्थियों? आपके बांसवाड़ा से। किस जनजाति से विद्यार्थियों? तो है भील जनजाति। इस मानगढ़ हत्याकांड को विद्यार्थियों आपके राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। आप सब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने पूरे भारतवर्ष को आपके एक प्रकार से स्तब्ध कर दिया था। उसी के आपके समान एक हत्याकांड हमारे राजस्थान में भी हुआ है, जो मानगढ़ हत्याकांड है। यहाँ पर भी निर्मम भारतीयों की हत्या की गई, इसलिए मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी आपके याद रखा जाता है। और इस हत्याकांड के बाद जब भीलों की पराजय हो गई, तो जो आपके गोविंद गिरी है, जो गोविंद गिरी है और उनके जो प्रमुख सहयोगी विद्यार्थी आपके पुंजा धीर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोविंद गिरी को तो शुरुआत में फांसी की सजा सुनाई जाती है और पुंजा धीर को विद्यार्थियों आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। लेकिन विरोध होने पर, क्योंकि गोविंद गिरी की लोकप्रियता थी अपने क्षेत्र में, तो जो उनकी फांसी की सजा है उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन विरोध जब रुका नहीं, तो जो आजीवन कारावास है उस आजीवन कारावास को 10 वर्ष की सजा परिवर्तन कर दिया गया। और अंत में 7 वर्ष की सजा काटने के बाद में गोविंद गिरी को आके जेल से मुक्त कर दिया गया। लेकिन जेल से मुक्त तो कर दिया, लेकिन जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर, सूत जैसे क्षेत्र हैं, वहां पर गोविंद गिरी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, क्योंकि वहां की सरकारों को लगा कि कहीं ना कहीं इस व्यक्तित्व की वजह से फिर से आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो अब आपके गोविंद गिरी जो दक्षिणी राजपूताना को छोड़ चुके हैं, उनको अपने अंतिम समय गुजरात के अंदर एक क्षेत्र विद्यार्थियों कंबोई क्षेत्र, वहां उनको अपना निवास स्थान बनाना पड़ा, क्योंकि दक्षिणी राजपूताना, ईडर और सूत जैसे क्षेत्रों में उनके प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। तो अंतिम समय उनका कंबोई क्षेत्र में गुजरा, जो आपके गुजरात में। तो विद्यार्थियों देखिए किस प्रकार से सामान्य से परिवार, बंजारे परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्तित्व ने कैसे सामाजिक धार्मिक सुधार किए और किस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग की, कैसे भीलों को संगठित किया, कैसे भीलों को लड़ना सिखाया, कैसे भीलों को अपने अधिकारों की मांग करना सिखाया, उनके अंदर एक प्रकार से राजनीतिक चेतना का संचार करना सिखाया। ये सारी हमें चीजें, सारे विचार हम तभी सीख पाएंगे जब गोविंद गिरी जी के संपूर्ण आयाम को हम देखने का प्रयास करेंगे। हमने अभी भी कई सारी बातें गोविंद गिरी जी से जुड़ी हुई छोड़ दी गई है, क्योंकि हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि उन सारी बातों को हम लें जिनसे जुड़े कोई ना कोई आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। फिर भी खूब सारी बातें छुट्टी हैं, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन कौन सी बातें छुट्टी है। अच्छी पुस्तकों से पढ़ेंगे तब। तो जो बातें छूट गई हैं आप उनको खुद पढ़ें, और जो हमने पढ़ाया है उन दोनों को फिर आपको ज्वाइंट करें, उनको मिश्रित करें और फिर अपने खुद के नोट्स बनाएं। तो थोड़ी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छे निष्कर्ष निकल कर आपके सामने आएंगे। विद्यार्थियों यहाँ पर एक और बात जो अंतिम रूप से बच गई है, अक्सर ये आपके मेंस जैसे जो आपके टॉपिक होते हैं, मेंस में जो आपको पूछे जाते हैं कि आखिरकार जो ये गोविंद गिरी है, उनके जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे उनकी उपलब्धि क्या क्या रही है, उनसे हमें क्या क्या मिला है। तो अंत में हम उनकी उपलब्धि को चर्चा कर लेते हैं कि जितना भी 1858 से चलकर 1913 के बीच में जो जितनी भी घटनाएं हुई, उनके जन्म से लेकर मानगढ़ हत्याकांड तक, उन सारी घटनाओं से क्या निष्कर्ष निकल कर आया, क्या उनसे सीख मिली है, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं जो आज भी भारतीयों के अंतर्गत एक प्रकार से राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करती है। तो वो सारी उपलब्धि को हम यहाँ पर अब देखने का प्रयास करते हैं। अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं जो हमें इनके आंदोलनों से प्राप्त हुई है या इनके आंदोलनों के दौरान हमें नजर आई है, तो सबसे पहली उपलब्धि विद्यार्थी यही है कि जो दक्षिणी राजपूताना के अंतर्गत विशेष तौर से जो भील जनजाति है, उस भील जनजाति के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक और आपके धार्मिक सुधार करने का आपके काम किया। उनके समाज, उनके धर्म को एक प्रकार से नैतिकता की ओर ले जाने का काम जिस व्यक्तित्व ने किया वो था विद्यार्थी आपके गोविंद गिरी। इनका जो उपलब्धि है सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य तक ही नहीं रही है, उन्होंने धीरे धीरे आपके भीलों के अंतर्गत जो आपके राजनीतिक और जो उनके आर्थिक अधिकार हैं उनके लिए भी कार्य किया है। भीलों को अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ने का जो आपके एक प्रकार से साहस है वो गोविंद गिरी जी ने दिया। सबसे पहले एक प्रकार से उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना, एक प्रकार से उनके अंदर राजनीतिक चेतना को बढ़ाने का काम भी आपके गोविंद गिरी जी ने किया है। पहले उनके सामाजिक और धार्मिक सुधार किए हैं, फिर उनके अंदर
राजनीतिक और आर्थिक मांगों को किस प्रकार से आगे बढ़ाई, ये बात विद्यार्थियों की गोविंद गिरी जी ने उस समय के भील समुदाय को सिखाया है। जो आपके 20वीं सदी के जो प्रारंभ के अंतर्गत आपके दक्षिणी राजपूताना है, उसके अंदर कई प्रकार के जो आपके किसान आंदोलन होते हैं, उन किसान आंदोलनों को एक प्रकार से आधार देने का काम, उन किसान आंदोलनों को बढ़ाने का काम, उनका क्षेत्र विस्तृत करने का काम भी इस आपके भील जनजाति के आंदोलन ने, ये फिर हम कह सकते हैं कि जो भगत आंदोलन ने किया। आप देखते हैं कि जो हमारे मेवाड़ क्षेत्र में होने वाले बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण है, उसके बाद में बेंगू क्षेत्र में होने वाला किसान आंदोलन है, बूंदी के बरड़ क्षेत्र में होने वाले जो किसान आंदोलन है, उन किसान आंदोलनों को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधार, एक प्रकार से उन्हें किसानों को आपके आंदोलनों को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करने वाला काम जिस आंदोलन ने की है विद्यार्थी, वो है भील जनजाति का आंदोलन। क्योंकि भील जनजाति के आंदोलन के दौरान वहां के जो लोग हैं पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक मांगों को लेकर सक्षम थे, पहले से उनके अंदर लड़ने का जज्बा मौजूद था, और फिर उनको उनके जज्बे को अवसर कहाँ मिला, जब वहां पर किसान आंदोलन हुए। तो किसान आंदोलनों को आगे बढ़ाने का काम भी आपके इस आपके जनजाति आंदोलन ने किया है। अगली अगर आप उपलब्धि देखेंगे तो फिर कई सारे रियासतों के शासकों ने और ब्रिटिश सत्ता ने जो बिलों पर लगने वाले टैक्सेज है, जो लाग बाग है, उनके अंदर कमी की है, और जो उनसे जबरन बेगार लिया जा रहा है, उस बेगार पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो टैक्स में जो छूट है वो प्राप्त हुई है, जो आपके कह सकते हैं कि जो बेगार है, उस बेगार में कई प्रकार से कमी करने का काम भी इस आंदोलन के बाद में दिखाई देता है। जो आपके बिलों के क्षेत्र के जो जागीरदार है, या फिर हम कह सकते हैं जो सामंत हैं, जिनके पास न्यायिक अधिकार भी होते थे, यानी ये सामंत और जागीरदार टैक्स वसूली का काम करते थे और यही आपके न्याय देने का काम करते थे। तो एक प्रकार से इनके पास न्यायिक अधिकार भी थे, इनके पास प्रशासनिक अधिकार भी थे। तो जहां पर प्रशासनिक अधिकार और न्यायिक अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होते हैं, वहां पर निरंकुश सत्ता का विकास होता है। तो दक्षिणी राजपूताना के अंदर के जो जागीरदार और सामंत है, उनके न्यायिक अधिकारों में कटौती की गई है। इनके न्यायिक अधिकारों में कटौती करने से फायदा ये हुआ कि अब बिलों का उत्पादन करना संभव नहीं हुआ, वरना फिर यही जो सामंत जागीरदार होते थे वो बिलों से टैक्स वसूल करते थे, और टैक्स न देने पर उन पर विभिन्न प्रकार के मुकदमा लगा देते, उनको कई प्रकार से दंडित करने का काम करते। तो जो ये न्यायिक अधिकार है, उन न्यायिक अधिकारों में कटौती करने का काम इसी आंदोलन के बाद में दिखाई देता है। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार करना, राजनीतिक और आर्थिक मांगों को बढ़ावा देना, किसान आंदोलनों को बढ़ावा देना, टैक्स सिस्टम और बेगार सिस्टम को पर कुछ हद तक रोक लगाना, जागीरदारों और सामंतों के न्यायिक अधिकारों में कटौती करना, ये तभी संभव हुआ जब भील क्षेत्र के अंतर्गत विद्यार्थी आपके भगत आंदोलन हुआ है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ने 1858 से लेकर 1913 तक, जहां तक मानगढ़ हत्याकांड हुआ है वहां तक, और उसके बाद में उस आंदोलन की जो उपलब्धि है उनके बारे में चर्चा की है। अब जब अगली क्लास होगी, जो हमारे भील जनजाति आंदोलन की अंतिम क्लास होगी, और उस क्लास में हम मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो एक ही आंदोलन होता है, जो घुमट भील आंदोलन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।